वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो आज हम सब टॉपिक ले रहे हैं वो है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन जब आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसका सेक्शन 2D क्या बताता है, कंसीडरेशन के बारे में बताता है। कंसीडरेशंस का मतलब ये हुआ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई गुड्स या सर्विस दे रही है और दूसरी पार्टी उसके बदले में रिटर्न में कुछ दे रही है, समथिंग इन रिटर्न कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा, कंसीडरेशन कहलाएगा। यहाँ पे आप देखें, कंसीडरेशन मीन्स गिविंग समथिंग इन रिटर्न, यही कंसीडरेशन है, ठीक है ना। और इसे हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं क्विड प्रो को। इसका मीन्स है विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कि यदि कंसिडरेशन नहीं है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, वो आपका वॉइड होगा। यहाँ पे हम देखते हैं, अब डेफिनेशंस की बात करते हैं। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2D बता रही है कि जो आपका कंसिडरेशन होता है वो क्या होता है। कंसिडरेशन जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन मीन्स किसी चीज़ के बदले में कुछ चीज़ रिटर्न करना। व्हेन the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain for doing, does or abstain doing, promise to do or abstain doing something, such act or absentees or promise is called consideration for the promisee। कल जैसे मैंने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशंस की, जब ऑफ़र की बात करते हैं, तो ऑफ़र के अंदर जो एक्सेप्टेंस देने वाला पर्सन है वो किसी काम को करने की एक्सेप्टेंस दे सकता है और किसी काम को नहीं करने की एक्सेप्टेंस दे सकता है। तो ऑफरर ने जो उस काम को करने की यदि उससे एक्सेप्टेंस चाह रहा है, उस काम को नहीं करने की जो एक्सेप्टेंस चाह रहा है, वो ऑफरर के लिए क्या है, उसका कंसीडरेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफरर को उस ऑफर के बदले में जो रिटर्न में मिल रहा है, काम को करने की परमिशन जो मिल रही है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था काम को नहीं करने की परमिशन का एग्जांपल, कि यदि ऑफरर ने एक्सेप्टर को कहा कि आपको कोर्ट में मेरे अगेंस्ट गवाही नहीं देनी है और एक्सेप्टर ने गवाही नहीं दी, तो वो ऑफरर एक्सेप्टर से क्या चाहता है कंसीडरेशन में, कि वो काम नहीं करे, एब्सेंट फ्रॉम डूइंग या एब्सेंटी चाहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो चीज़ मिलती है, तो वो भी क्या है, कंसीडरेशन है। तो ये जो हमने पढ़ा, कंसीडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी अंडर 2 सबसेक्शन डी के अंदर। अब हम बात करेंगे कि जो कंसीडरेशन होता है, कंसीडरेशंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम यहाँ पे देखेंगे जो विदाउट कंसीडरेशन होते हैं, इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड इन द सेक्शन 25 दैट समथिंग एक्सेप्शन आर देयर, विदाउट कंसीडरेशन एग्रीमेंट विल बी वैलिड एनफोर्सेबल बाय लॉ, दे आर एज फॉलो। तो फर्स्ट है आपका एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो हम अपने मिलने वालों से, अपने फैमिली मेम्बर से, जो भी हम ड्यू टू लव एंड अफेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो उसके अंदर कंसीडरेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, इफ़ द एग्रीमेंट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, एग्रीमेंट इज वैलिड इवन विदाउट कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन भी आपका एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन कैसी हो सकती है, सपोज मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होता रहता है, और हस्बैंड और वाइफ जो है उसमें जो हस्बैंड इनिशिएशन लेके बोलता है कि आप और हम अलग अलग रहेंगे और आपका रहने का सारा खर्चा, खाने पीने का खर्चा सारा मैं दूंगा, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें वो क्या करते हैं, रिटर्न में करते हैं, रिटर्न फॉर्म में करते हैं, और उसका रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं। और यहाँ पे देखिए तो दोनों पार्टी जो उनका लव एंड अफेक्शन के बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, और दोनों के बीच में क्या है, क्लोज रिलेशनशिप भी है। लेकिन यदि उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद यदि हस्बैंड क्या करता है, वो अलग अलग रहना भी शुरू कर देते हैं, और अलग अलग रहने के बाद जब वाइफ डिमांड करती है कि हमने जो फिक्स अमाउंट की बात की थी कि आप मुझे मेरा खर्चा देंगे जब हम अलग अलग रहेंगे, तो हस्बैंड वो खर्चा देने से मना कर लेता है। तो यहाँ पे आप देखें कि विदाउट कंसीडरेशन है, लेकिन जो वाइफ ने उसके ऊपर जो 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 वैलिड एग्रीमेंट किया था उसके बेस पर वो उस पर क्या कर सकती है, सू कर सकती है। तो यहाँ पे देखें, विदाउट कंसीडरेशन भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, जो हम अपने रिलेटिव्स को मिलने वाले को कोई लोन वगैरह देते हैं और वो लोन देने से मना कर देता है, तो उसमें आता है प्रॉमिस टू पे इन ए टाइम बेयर डेब्ट, ठीक है ना। प्रॉमिस टू पे ए टाइम बेयर डेब्ट, इसका मीन्स क्या है, इफ डेटर प्रॉमिस टू पे हिज टाइम बेयर डेब्ट इन ए राइटिंग,
under his signature, and if promise is given by his duly authorized agent to pay the time bearer debt, no fresh consideration is required. यहाँ पे आप देखें कि यदि कोई पर्सन था, उसको आपने 3 साल पहले पैसा उधार दिया था और जो उसका टाइम था रिटर्न करने का वो पिछले साल ही क्या हो गया, पूरा हो गया, लेकिन उसने रिटर्न नहीं किया। 1 साल से आपकी उससे कोई बात नहीं हो पाई। अब उसके मन में होता है कि यार किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए, मुझे वो पैसा रिटर्न कर देना चाहिए, और वो पैसा वो रिटर्न करना चाहता है। तो अब वो जो टाइम पीरियड जो स्थगित जो भुगतान था, जो उसने ऋण ले रखा था, उसको वो पे करना चाहता है। तो यहाँ पे वो ना भी करे तो कोई कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन वो उसकी खुद की इच्छा होती है उसको पे करने की। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो उस डेट्स को क्या कर सकता है, पे कर सकता है। ऐसे ही आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर जब हम बात करते हैं, एजेंट्स की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये देखें कि वहाँ पे भी ज़रूरी नहीं होता कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन भी एजेंसी बन सकती है। इसके अलावा हमने एक पॉइंट जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था वो था प्रॉमिस टू कंपनसेट वॉलेंट्री सर्विस। वॉलेंट्री सर्विस का मतलब ये हुआ जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा से विदाउट कंसीडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, प्रॉमिस टू कंपनसेट वॉलेंट्री सर्विस माना जाएगा। यहाँ पे आप देखें, इफ़ ए पर्सन परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन फॉर एंड द अदर पर्सन होली और इन ए पार्ट वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन अंडर फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट है, इफ़ द पर्सन विलिंग डन समथिंग वॉलेंट्री फॉर द प्रोमिजर, कि यदि वो वॉलेंट्री कुछ काम करना चाहता है ऑफरर के लिए और एक्सेप्टर्स के बीच में वॉलेंट्री कोई सर्विस के रिगार्डिंग कोई वैलिड एग्रीमेंट हुआ है, तो वो वैलिड माना जाएगा। तो ये प्रॉमिस टू कंपनसेट वॉलेंट्री सर्विस हमने जैसे पढ़ा, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन पढ़ा। ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसके अंदर कंसीडरेशंस की एब्सेंस के केस में भी हम क्या मानते हैं कि वो वैलिड है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही सीखा कि जो कंसीडरेशन होता है, कंसीडरेशन मीन्स गिविंग समथिंग इन ए रिटर्न, जिसको हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं क्विड प्रो को, समथिंग टू रिकम्पनसेट। यहाँ पे कंसीडरेशन को जो डिफाइन भी किया था ब्लैक स्टोन ने, कंसीडरेशन इज रिकम्पेंसेस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर, कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को उस कॉन्ट्रैक्ट में काम करने या नहीं करने के बदले में जो रिकम्पेंसेट दे रही है वही क्या कहलाता है, आपका कंसीडरेशन कहलाता है। और सेक्शन जो 2D है आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, सेक्शन 2D, उसके अंदर इसको डिफाइन भी हमने किया। अब हम समझते हैं कि जो कंसीडरेशंस रहता है उसके और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देखें, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन पढ़ा हमने, प्रॉमिस टू पे कंपनसेट वॉलेंट्री सर्विस पढ़ा, प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। ऐसे ही हम कुछ और देखें, गिफ्ट एक्चुअली मेड, ठीक है ना। हमने देखा कि यदि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट को दोबारा, गिफ्ट जब उसको कर रहा है तो कोई कंसीडरेशन के रिगार्डिंग नहीं कर रहा है, तो वो उसको दोबारा रिकवर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसे हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि चैरिटी करने का, ठीक है ना, ओनली प्रॉमिस ऑफ चैरिटी इज मेड विदाउट कंसीडरेशन, है ना, इज नॉट ए एनफोर्सिबल लॉ, बट इफ द प्रॉमिस to pay charity and promise started something construction or promiser did not pay, it may recoverable extend to the liability incurred by the promisee, कि यदि आपने विदाउट कंस्ट्रक्शन या वो जिस पर चैरिटी के बेस पर जो आप काम करने जा रहे हो वो आपने काम शुरू नहीं किया और विदाउट कंसिडरेशन आप चैरिटी दे रहे हो, तो उसको एनफोर्सिबल नहीं करा सकते। लेकिन आपकी चैरिटी के बेसिस पर किसी ने काम शुरू करा दिया तो उसका जो जितना काम उसने कराया उस बेस पर वो आपसे चैरिटी का अमाउंट क्या कर सकता है, रिकवर्ड कर सकता है। ऐसे ही जब हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था, बेलमेंट पढ़ा था, आपको याद हो, बेलमेंट के अंदर भी हमने देखा था कि बेलर होता था, बैली होता था, तो वहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि कंसीडरेशन हो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर जो ग्रेटियस बेलमेंट का टाइप था वहाँ पे भी कंसीडरेशन नहीं होता था। ऐसे रिसेमिशन क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं सहमति की बात करते हैं। जब कोई पर्सन किसी होल अमाउंट के बदले में उसका कोई पार्शियल पेमेंट या फिर कुछ लेसर अमाउंट एक्सेप्ट कर लेता है होल अमाउंट के बदले में, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो उनके बीच जो रिसमिशन हुआ है, जो उनकी दोनों की सहमति से हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, परफॉर्म या पूरा किया है, तो वो ये माना जाएगा कि वहाँ पे फुल कंसीडरेशन नहीं है। तो आपने देखा कि इन केस के अंदर कंसीडरेशन का होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जो वैलिड एग्रीमेंट की हम बात करते हैं, जो एनफोर्सिबल बाय लॉ होते हैं, उनमें
रिटर्न समथिंग होना चाहिए, उसके बदले में कुछ रिटर्न होना चाहिए। लेकिन ये जो हमने लगभग 9 जो एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, 8 एग्जाम्पल जो हमने पढ़े हैं, इनके अंदर कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।